नमस्कार दोस्तों, 14 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से और आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा। आगे जाने से पहले लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी आपसे। मेरे से कुछ जनरल डिस्कशन करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे जुड़ के फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, जहाँ पे मैं यूपीएससी की आंसर राइटिंग से रिलेटेड और कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा और बना रहा हूं, तो आप चैनल मेंबर भी बन सकते हैं। पहले न्यूज, स्टेटस को ऑन एलएसी आफ्टर जयशंकर वांग मीट। देखिए, यहां पे ये बोला जा रहा है कि भैया मॉस्को में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिले चाइना के और इंडिया के। 10 सितंबर को उनके साथ कुछ बातचीत हुई है। तब से स्टेटस को मेंटेन्ड है पैंगोंग सो के आसपास के इलाके में। आपको पता है कि साउदर्न बैंक्स में पैंगोंग सो की जो काला टॉप की पहाड़ियां हैं उस पर चढ़ के इंडियन फोर्सेस बैठ गई हैं। उसके बाद नॉर्दर्न बैंक पे फिंगर 4 के आगे की तरफ आप जाओ, मतलब कि अगर ये नॉर्दर्न बैंक है, ये साउदर्न बैंक है, तो ये फिंगर 4 है और फिंगर 8 है। तो फिंगर 4 पे तो इंडियन फोर्सेस हैं कुछ पहाड़ियों पे, लेकिन फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के बीच का जो इलाका है जहां पे पहले इंडियन फोर्सेस पेट्रोलिंग करती हैं, यहां चाइना घुस के बैठ गया है। साउदर्न बैंक पे इस इलाके पे पूरा इंडिया का कंट्रोल हो चुका है, हालांकि यहां पे कुछ हद तक चाइना घुसा हुआ है। अभी के लिए ये स्टेटस को है और ये स्टेटस को मेंटेन्ड है। तो भैया मीटिंग हुई 10 सितंबर के बाद और 10 सितंबर के बाद स्टेटस को मेंटेन है। ये कौन सा स्टेटस को है? ये वो स्टेटस को है जो कि पिछले एक हफ्ते में आया है। 29 अगस्त के लगभग इन पहाड़ियों पे इंडियन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। 29 अगस्त को गोलियां चली, कहा जा रहा 7 सितंबर को गोलियां चली बॉर्डर पे। ओके, 1975 के बाद अब जाके गोलियां चल रही हैं इतने सालों के बाद। ओके, तो अभी के लिए यहां पे जो स्टेटस को है वो स्टेटस को है पिछले एक हफ्ते या 10 दिन का। जो स्टेटस को अप्रैल का था उसको इंडिया डिमांड कर रहा है। अभी के लिए जो ग्राउंड लेवल पे आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है हमारे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे हैं। गवर्नमेंट बताएगी कि हाँ भाई आगे चीजें कैसे लेके जानी है। क्या गवर्नमेंट अप्रैल वाले स्टेटस को की डिमांड करेगी, या ये जो चेंज्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी? बहुत सारी चीजों के ऊपर अभी सवाल आने बाकी हैं, अभी भी क्लैरिटी है नहीं। देखा जाए तो पिछले 15 से 20 दिनों में देपसांग के इलाके में, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में, गलवन के इलाके में कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं है। देपसांग, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, गलवन। हाँ, पैंगोंग सो पे पिछले 15 दिनों में काफी कुछ हुआ है। ओके, गलवन घाटी में जो इंसिडेंट हुआ था वहां पे चीजें थोड़ी सी शांत हैं, हालांकि वहां पे कहा जा रहा है कि इंडिया को थोड़ा टेरिटरी का नुकसान हुआ है। अभी एग्जैक्टली कितना टेरिटरी का नुकसान हुआ ये तो देखिए पता है नहीं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आया नहीं है। अभी मानसून सेशन शुरू होने वाला है तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा, देखते हैं क्या होता है। अगली न्यूज निकल के आ रही, चाइना वॉचिंग। देखिए, यहां पे ये कहा जा रहा है कि एक चाइनीज ओनली वेबसाइट है जेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की। ये क्या करते हैं? ये फॉरेन टारगेट्स को मॉनिटर करते हैं। अभी के लिए 10,000 इंडियन इंडिविजुअल्स भी इनके टारगेट पे हैं। मतलब टारगेट पर कहने का मतलब क्या है कि ये जो शेंजन बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है ना, इसके लिंक्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। और ये टेक्नोलॉजी कंपनी क्या करती है? दुनिया भर में जो इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स हैं इनको मॉनिटर करती है। अभी इंडिया में जो इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गए, सोनिया गांधी जी हो गई जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, तो इन सब की एक्टिविटीज को ये जो कंपनी है वो मॉनिटर करती है और रेगुलरली ऑब्वियस सी बात है अपनी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को और वहां की सरकार को रिपोर्ट देती होगी। तो इट टारगेट्स individuals and institutions in politics, governments, business, technology, मीडिया, सिविल सोसाइटी। चाइनीज इंटेलिजेंस के लिए काम करती हैं ये कंपनी। तो चाइनीज इंटेलिजेंस, मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज इस तरीके के इंडिविजुअल्स को टारगेट करके इनकी सेंसिटिव डाटा को निकाल के ऑब्वियस ही बात है अपने कुछ अल्टीरियर मोटिव्स को सॉल्व करने की कोशिश करते होंगे। इसी तरीके की स्नूपिंग में इन्वॉल्व है चाइनीज कंपनीज। आपको पता ही है कि चाइना एक बहुत मेजर स्केल पे स्नूपिंग में इन्वॉल्व है। स्नूपिंग के लिए इनके पास बहुत सारी अलग अलग प्राइवेट कंपनीज हैं। वहां पे कंपनीज प्राइवेट हैं बट ऑब्वियस सी बात है उनके एफिलिएशंस होते हैं, उनके लिंक्स होते हैं वहां की चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, मिलिट्री के साथ। ये सबको पता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आ जाएगी। आगे, मॉनसून सेशन सेट फॉर स्टार्मी स्टार्ट। अच्छा, एक और बात दोस्तों, मैंने यहां पे ये दो न्यूज आपको बता दी और दो न्यूज बता के आगे बढ़ गया। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के दिमाग में बात आ रही हो कि सर ये न्यूज हमारे काम की कैसी है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये पहली जो स्टेटस क्यू वाली न्यूज है, ये न्यूज को तो आप इस तरीके से लीजिए कि मैं आपको एक डेली अपडेट दे रहा हूं कि हाँ भाई एलएसी में हो क्या रहा है।
तो फाइनली जब 1 साल बाद आप बैठोगे तो, और अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो डेली बेसिस पे, तो उस समय पे आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि हाँ भाई ये चीजें ऐसे ऐसे चल रही थी। कि जो सेकंड न्यूज है, इस न्यूज का इंतजाम आप कैसे कर सकते हो? तो आप लिख सकते हो अपने नोट्स में कि भाई ये जो चाइनीज ओनली वेबसाइट है जेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, ये क्या करती है कि दुनिया भर में जो इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स है उसके ऊपर स्नीपिंग करती है, उसके इंपॉर्टेंट डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करती है और उस डाटा को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को और उनकी मिलिट्री को देने की कोशिश करती है। अभी के लिए इंडिया के 10,000 इंडियन इंडिविजुअल्स को यह कंपनी मॉनिटर कर रही है। ये किसने बताया है? तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने बताया है। इस स्टेटमेंट को आप कोट कर सकते हो किसी भी एग्जाम्पल में, आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि आप एक फॉरेन कंट्री की एक्टिविटी को रिपोर्ट कर रहे हो तो उससे आपका कोई स्टैंड नहीं दिखता है। एग्जाम में आप इस इंफॉर्मेशन को खुशी खुशी लिख सकते हो, एग्जामिनर अच्छे मूड में हुआ तो नंबर भी दे देगा। आगे बात करते हैं। मॉनसून सेशन सेट फॉर स्टॉर्मी स्टार्ट। देखिए इस बार का मॉनसून सेशन दोस्तों जबरदस्त होने वाला है। कोविड-19 के पैंडेमिक से लेके अब तक कोई भी मॉनसून सेशन नहीं हुआ है, सरकार को कटघरे में नहीं लिया है अपोजिशन में, और बहुत जरूरी है अब ये मॉनसून सेशन होना। 18 दिन का सेशन होगा। अपोजिशन भाई बहुत सारी चीजों पे सरकार से सवाल पूछने वाली है। माइग्रेट्स के इशू पे, कोविड-19 की हैंडलिंग के इशू पे, 11 ऑर्डिनेंसेस जो पास किए गए हैं इनके अप्रूवल के इशू पे, फेडरलिज्म के सिद्धांत को काफी हद तक डिस्टर्ब कर रहे हैं ऐसा बोला जा रहा है। 45 बिल्स को अप्रूवल कराना, सबसे इंपॉर्टेंट इशू इंडिया चाइना बॉर्डर इशू। मुझे तो लगता है कि जो चाइना के अंदर लोग बैठे होंगे वो पार्लियामेंट सेशन को ज्यादा देखेंगे, हम लोग शायद कम देखें। क्योंकि देखिए इंडिया चाइना की जो बॉर्डर इशू है बहुत हद तक हमारी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। अभी हमारी लीडरशिप के ऊपर अपोजिशन से कितना प्रेशर आता है इस चीज को लेके, ये बात डिसाइड करती है कि हमारी लीडरशिप किस तरीके का स्टैंड लेगी। पहले के समय पे भी चाइना इनकर्जन्स करता था, आज की डेट में भी चाइना इनकर्जन्स करता है, तो किस हद तक उनको पलट के जवाब दिया जाएगा ये हमारी लीडरशिप डिसाइड करेगी। और वो हमारी लीडरशिप किस बेसिस पे डिपेंड करेगी? नेशनल मूड के हिसाब से। अभी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो सरकार से ये पूछना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में हमें कितनी टेरिटरी का नुकसान हुआ है। हमें अब तक ये देख रहे हैं हम कि परसेप्शन सा दिख रहा है, मतलब किसी हिंदू की रिपोर्ट में बता दिया गया 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइना के कंट्रोल के अंदर में, तो अलग अलग परसेप्शंस दिख रहे हैं। एक प्रॉपर सरकार की तरफ से एक्सप्लेनेशन नहीं आया है कि अभी के लिए कितना इलाके का नुकसान हो रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इलाका का नुकसान नहीं हो रहा दोस्तों। जैसे मान लीजिए एलएसी है, अभी एलएसी के, ये मान लीजिए एलएसी है तो एलएसी की कुछ साइड इधर तक इंडियन फोर्सेस पेट्रोलिंग करती थी और कुछ साइड इधर तक चाइनीज फोर्सेस पेट्रोलिंग करती थी, तो ये पूरा बफर जोन सा बन गया था। ओके, अब क्या हुआ है कि चाइनीज फोर्सेस इस बफर जोन में, इंडिया वाले बफर जोन में घुस आई हैं और अपना तंबू गाड़ के बैठ गई हैं। तो पहले इस इलाके में ऐसा नहीं था कि चाइनीज फोर्सेस पेट्रोलिंग नहीं करती थी, लेकिन चाइना की तरफ जो बफर जोन था जिसमें इंडियन फोर्सेस पेट्रोलिंग करती थी, वहां के जो एक्सेस को चाइनीज फोर्सेस ने ब्लॉक कर दिया है और इंडियन परसेप्शन ऑफ एलएसी में वो घुस आए हैं। तो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन चाहिए लोगों को, और हो सकता है वो एक्सप्लेनेशन इस मॉनसून सेशन के थ्रू मांगा जाए। फिर आप देख सकते हो कि यहां पे क्वेश्चन आवर को खत्म करने की पहले बात की गई, फिर बोला गया कि क्वेश्चन आवर में स्टार्ट क्वेश्चन नहीं होंगे बट अनस्टार्ट क्वेश्चन होंगे, तो रिटन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आधे घंटे का 0 आवर होगा, अभी उस 0 आवर के दौरान किस तरीके के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं इसके ऊपर भी बातचीत होगी। तो काफी जबरदस्त होने वाला है सेशन, देखते हैं क्या होता है। फिर आगे बात करते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स विल गेट वैक्सीन फर्स्ट। हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन साहब, उन्होंने बोला है कि वो हेल्थ वर्कर्स जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, वो सीनियर सिटीजन जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है कोविड-19 की तरफ, वो लोग जो कि एसेंशियल सर्विसेज में हैं, जिनको काम पे जाना ही जाना है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है इस वायरस को, उनको पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा। यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 तक ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी, और जब भी तैयार हो जाएगी तो उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके पे ऑलरेडी बात चल रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19, इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर वीके पॉल, जो कि मेंबर हैं हेल्थ सेक्शन के नीति आयोग में। ये इस बात पे ऑलरेडी एक बहस कर रहे हैं कि एक बार वैक्सीन आ गई तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के पास वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाएगी, फिर उसमें वैक्सीन की सिक्योरिटी, उसकी कॉस्ट, इक्विटी, कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्शन टाइमलाइंस, इसके ऊपर ऑलरेडी एक बहस शुरू हो चुकी है। प्लस यहाँ पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब एक और एश्योरेंस दे रहे हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक इंसान की औकात है या नहीं है वैक्सीन खरीदने की, उसको वैक्सीन अवेलेबल कराई जाएगी अगर उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वैक्सीन की। तो ये सब बातें
यहाँ पे हर्षवर्धन साहब कह रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर आसाम से एक न्यूज निकल के आ रही है, आपको पता है आसाम के बागजन वेल नंबर 5 में आग लग गई थी, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न आसाम। फाइनली 110 दिन बाद इस आग को बुझा दिया गया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारी जो प्रिपरेशन है वो किस हद तक खराब है, ये हम यहाँ पे देख के कह सकते हैं। तो आप इस नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न आसाम में जो बागजन वेल नंबर 5 में आग लगी थी, उस आग को बुझाने में 110 दिन लग गए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हम जो अनप्रिपेयर्ड है उसका एक एग्जाम्पल आपको यहां से लिखता है, एक सिंगल नाइट नोट लिख सकते हो, और डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारे देश में क्या कमियां हैं वो पॉइंट आउट कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाए तो एक और न्यूज है, लैंडस्लिप्स इन नेपाल किल्स 12, 21 मिसिंग। बहुत तेज बारिश हुई नेपाल में, टॉरेंशियल रेनफॉल हुआ। यह है कि उसमें लैंडस्लाइड्स हुई। लैंडस्लाइड्स को पहले मैंने बताया है, ये पहाड़ है। अभी पहाड़ को आप एक लिमिट से ज्यादा काटोगे तो जो सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, पेड़ कट जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, पेड़ कटने की वजह से भी जो सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो चली जाएगी। तो जो ऊपर का मलबा है जिसको बहुत दिन तक इस सॉइल ने रोक के रखा था वो रोक नहीं पाएगा, और पानी तेज बरसा तो ये पूरा ढह जाएगा, और नीचे की तरफ अगर कुछ सेटलमेंट्स होंगी वो दब जाएंगी। ये होता है लैंडस्लाइड में। यही रिसेंटली हुआ था इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, और यही हुआ है नेपाल में। ये इवेंट कहां हुआ है तो 12-20 करके एक जगह है, 100 किलोमीटर ईस्ट में है, काठमांडू के तिब्बत रीजन ऑफ चाइना के पास है। वहां पे ये इवेंट हुआ है, काफी लोगों की जाने गई हैं, 12 लोगों की जाने गई हैं, और 21 लोग अभी भी मिसिंग हैं। और मलबे में एक बार इंसान दब जाता है तो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम इन हिमालयन इकोलॉजी। तो हिमालयन इकोलॉजी की टर्म्स में आप अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो। साथ साथ नेपाल इंडिया कॉपरेशन की बात आए तो इस तरीके के इवेंट्स को, जैसे कि अगर पूछा जाए कि भाई इंडिया नेपाल की कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, तो कॉमन प्रॉब्लम्स में आप ये लिख सकते हो कि भाई नेपाल भी एक हिमालयन टोपोग्राफी को बिलोंग करता है। इंडिया के भी बहुत से स्टेट्स हैं जिसमें हिमालयन टोपोग्राफी है। तो लैंड स्लाइड से निपटने के लिए हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना के अपने एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके के एग्जाम्पल्स को आप कोट कर सकते हो, जहां पे ये लैंडस्लाइड इन नेपाल वाला एग्जाम्पल आप बता सकते हो। जनरल स्टडीज पेपर 3 में आपको काम आएगा। फिर अगली न्यूज, टर्की पुल्स बैक वेसल फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। पहले भी मैंने आपको इसको बताया दोस्तों, टर्की का एक सीज्मिक रिसर्च वेसल है ओरुक रीस। इसको भाई मेडिटेरेनियन सी में गैस रिसोर्सेज को और नेचुरल रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए भेजा था टर्की ने। अभी इस वेसल को तो भेजा टर्की ने, इस वेसल के साथ साथ कुछ मिलिट्री शिप्स को भी डिप्लॉय कर दिया। टर्की ने बोला कि अगर इस शिप के काम को करने में किसी ने रोका तो हम भाई मिलिट्री एक्शन ले लेंगे। इस बात पर ग्रीस बहुत नाराज हो गया। अभी के लिए ये जो टर्की का सीज्मिक रिसर्च वेसल है ओरुक रीस, ये वापस लौट गया है टर्की मेनलैंड के पास। तो यहाँ पे ग्रीस ने बोला है कि भाई ये अच्छा स्टेप है, हम दोनों के बीच में बातचीत अब शुरू होगी। तो यहाँ पे टर्किश डिफेंस मिनिस्टर हुलूसी अकार क्या बोल रहे हैं कि आप ये मत समझिए कि हमने इसको वापस इसलिए भेज दिया है कि हम एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे, हम तो एक्सप्लोरेशन करेंगे ही, इसका वापस आना तो हमारे प्लान का एक पार्ट था। कुल मिला के टर्की और ग्रीस के ऊपर बहस चल रही है। अगर ये टर्की है, ये ग्रीस है, ये इजिप्ट है और ये लिबिया है, तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है आपका टर्की का और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है आपका ग्रीस का, ये ओवरलैप कर रहा है। और यहां पे ये जो ओवरलैप वाला इलाका है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं। कहा जाता है जिसके पास भी इस नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पकड़ होगी वो यूरोप में बहुत सारी गैस को एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकता है, और पैसे के ऊपर ही दुनिया भर लड़ती है। तो टर्की और ग्रीस के बीच में ये जो इलाका है ये एक लड़ाई के फॉर्म में उभर के सामने आया है, जहां पे एक चीज बहुत न्यूज में रही है, वो है ओरुक रीस। अगर सपने में भी आपसे बोले कि ओरुक रीस क्या है, आपको पता होना चाहिए ये टर्की का एक सीज्मिक रिसर्च वेसल है। किसी भी क्वेश्चन में ये आ सकता है, पूछा जा सकता है। वन लाइनर जो पीसीएस टाइप के एग्जाम होते हैं वहां पूछा जा सकता है, यू नेवर नो, हो सकता है यूपीएससी में भी पूछ दिया जाए। फिर आगे, अफगान फोर्सेस तालिबान क्लैश एज पीस टॉक्स स्टार्ट। भैया देखिए, पीस टॉक्स स्टार्ट होने वाली थी दोहा में सैटरडे को, और उस समय पे आप देखोगे कि अफगानिस्तान में तालिबान की जो फाइटर्स हैं और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं उसके बीच में एक लड़ाई सी हो गई। अभी देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान एक वॉर टॉर्न नोशन है, और जो तालिबान है वो एक बहुत मेजर इलाके पे इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है। और जो तालिबान के फाइटर्स हैं वो अक्सर कर अफगान की डिफेंस फोर्सेस के साथ लड़ते रहते हैं। अभी अफगानिस्तान में जो इंसर्जेंसी है 19 साल पुरानी है। यूएस भी परेशान हो चुका था। शुरुआत में यूएस की एंट्री हुई थी अफगानिस्तान में सोवियत को बाहर निकालने के लिए।
सोवियत को बाहर निकालने के लिए यूएस ने मदद की तालिबान को बुलाने में। अभी तालिबान बन गया, सोवियत को तो बाहर निकाल गया, पर यूएसए यहां फंस गया और यूएसए फंसा ही हुआ है यहां पे। तो यूएसए बहुत परेशान हो चुका है और यहां से बाहर निकलना चाहता है। तो इसीलिए यूएसए तालिबान एग्रीमेंट हुआ फरवरी में। उसके बाद अभी के लिए डोहा में बातें चल रही हैं और डोहा में बात के दौरान बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनफैक्ट हमारे जयशंकर साहब ने भी ऑनलाइन इस मीटिंग को एड्रेस किया और यह बोला कि देखिए, अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लेके आइए, कोई भी ट्रांजिशन प्रोसेस हो उसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और पीस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तालिबान के ऊपर यह प्रेशर पड़ रहा है कि आप सीज फायर एग्रीमेंट को साइन करो। और जब सीज फायर एग्रीमेंट साइन होगा उसका मतलब क्या है कि जो तालिबान के फाइटर्स हैं वो अफगानिस्तान की डिफेंस फोर्सेस या यूएस के फाइटर्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और इस एग्रीमेंट को साइन कराना हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का, हमारे तो नहीं, यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का एक बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि नवंबर में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो यहां पे अफगान फोर्सेस के बीच में और तालिबान के बीच में अगर एक पीस डील स्ट्राइक हो जाती है तो इससे ट्रंप के लिए बहुत आसान हो जाएगा यूएस की फोर्सेस को अफगानिस्तान से यूएसए में वापस बुलाना, जिसके चलते इलेक्शन में एक बहुत मेजर पुश मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये एक और इंपॉर्टेंट न्यूज थी। फाइनली आ जाते हैं, रशिया में वोटिंग हो रही है दोस्तों। जो वहां की रूलिंग पार्टी है उसका नाम है यूनाइटेड रशिया पार्टी। अभी के लिए रशिया में एक बहुत मेजर पॉलिटिकल मुद्दा उठाया है, वो है एलेक्सी नावल्नी की पॉइजनिंग। देखिए, क्रेमलिन जहां से रशिया की सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है, वहां पे जो भी लॉ मेकर्स बैठते हैं उनके बहुत लंबे समय से क्रिटिक रहे हैं एलेक्सी नावल्नी। अभी रिसेंटली एलेक्सी नावल्नी जब सर्बिया से मॉस्को वापस आ रहे थे तो प्लेन में नोविचोक नाम के केमिकल एजेंट से कहा जाता है कि उनकी पॉइजनिंग की गई। फिर उनको ओम्स में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और फिर बर्लिन लेके गए। तब से जर्मनी जवाब पूछ रहा है रशिया से। रशिया कोई भी इन्वेस्टिगेशन इसमें कर नहीं रहा है। इन सब चीजों के बीच में 11 टाइम जोन्स के दौरान रशिया के एक बहुत बड़े हिस्से में इलेक्शंस हो रहे हैं। ये इलेक्शंस हो रहे हैं लोकल पार्लियामेंट के, म्युनिसिपैलिटीज के, सिटी काउंसिल्स के। और यहां पे जो मेजर पार्टी है वो है यूनाइटेड रशिया। अभी यहां पे जो अपोजिशन पार्टीज है वो भी सत्ते में आ गई हैं। मिस्टर नावल्नी की जो पार्टी है उसने अपने बहुत से कैंडिडेट्स को उतारा है सिटी काउंसिल ऑफ नोवोसोबिस्क के लिए, ठीक है, टोम्स के लिए। अभी देखते हैं कि यहां पे कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। कहीं ना कहीं जो रशिया की जनता है वो व्लादिमीर पुतिन के राज से परेशान है। हर कोई चेंज चाहता है और व्लादिमीर पुतिन तो अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर कर चुके हैं। फिर रशिया में लोगों की वेजेस गिर रही हैं। कोरोना का पैंडेमिक बवाल मचा रहा था, अभी के लिए शांत हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं। जो भी वहां के लोगों का मूड है इस इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा, अगर इलेक्शंस फेयर तरीके से होते हैं तो। रशिया में अक्सर कर इल्जाम लगाया जाता है कि इलेक्शंस फेयर तरीके से नहीं होते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये चीज आपको काम आएगी। सो अभी के लिए ये न्यूज एनालिसिस खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट